नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लेके आए हैं बांकेलाल सीरीज की तीसरी कॉमिक्स राजकोष के लुटेरे। इसका भी चित्रांकन बेदी जी ने किया है, कहानी राजा जी ने लिखा है और संपादन मनीष चंद्र गुप्त ने किया है। डाकू सुल्तान सिंह अपने साथियों के साथ आंधी तूफान की तरह उधमपुर के राजमहल की ओर बढ़ रहा था और उधमपुर के राजमहल पर पहुंचते डाकुओं ने सुरक्षा पर तैनात सैनिकों पर आक्रमण कर दिया। जल्दी सैनिकों को मारकर सुल्तान सिंह और उसके साथी महल में प्रविष्ट हुए और फिर कुछ ही देर में राज्य के कोषागार में हा साथियों, लूट लो सारा राजकोष, जल्दी करो। राजा के दूसरे सैनिकों के आने से पहले हम निकल जाना चाहते हैं। जिस आंधी तूफान की तरह सुल्तान सिंह ने आक्रमण किया था उसी तरह खजाना लूटकर चला गया। और जब इस घटना की खबर उधमपुर के राजा उद्यमी सिंह को मिला तो वो गुस्से में आग बबूला हो उठा। क्या कहते हो महामंत्री, ऐसा कैसे हो सकता है? एक डाकू और राजमहल में अंदर घुसकर सारा राजकोष लूट कर ले गए और हमारे सुरक्षा सैनिक कुछ न कर सके? उधमपुर की विशाल सेना कुछ न कर सकी? महाराज, हमारे सैनिकों ने उनका बहुत मुकाबला किया, लेकिन उन डाकुओं का आक्रमण इतना अचानक था कि खामोश महामंत्री, आप यह जानते हैं कि महल के राजकोष का लूट जाना हमारे लिए कितने शर्म की बात है। आप सेना की टुकड़ियां लेकर भी जाइए और उन डाकुओं का पीछा करिए। वे अभी अधिक दूर नहीं गए होंगे। जो आ गया महाराज, मैं भी सेना लेकर जाता हूँ। कुछ ही देर में महामंत्री बहुत से सैनिकों के साथ डाकुओं की खोजने में निकल गए। सैनिकों, जंगल का कोना कोना छान मारो, हमें वह डाकू हर हालत में चाहिए। महामंत्री जी सैनिकों को आदेश दे रहे हैं। महामंत्री ने बहुत दौड़ धूप की, लेकिन डाकुओं का कुछ पता नहीं चला। आखिर वह निराश होकर लौट आए। क्षमा करें महाराज, हमने बहुत दूर दूर तक उन डाकुओं की खोज की, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिला। ओह महामंत्री, नगर में यह घोषणा कर दो, जो कोई भी डाकुओं को पकड़वाएगा उसे 10,000 स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार में दी जाएंगी। और फिर अगले ही दिन पूरे राज्य में चौराहों पर यह सूचना लिखी हुई थी, आवश्यक सूचना, खजाना लूटने वाले डाकुओं को पकड़वाने वाले व्यक्ति को 10,000 स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार में दी जाएंगी। हर जगह नोटिस लग गया शहर में, डाकू 10,000 स्वर्ण मुद्राएं। इस घटना के लगभग एक माह बाद, जय भवानी जय भवानी। साथियों, वो सामने हमारी मंजिल है। रूपनगर के राजा के पास बहुत भारी राजकोष है, आगे बढ़ो और लूट लो सारा राजकोष। सुल्तान सिंह फिर से एक राज्य में आ गया। जय भवानी, सारे लुटेरे शुरू हो गए। और इससे पहले कि वहां सुरक्षा कर रहे सैनिक कुछ समझ पाते, मारो मारो बचाओ, डाकुओं ने उन्हें पलक झपकते ही मार गिराया। हा, सारा राजकोष अब हमारा है। और सुल्तान सिंह ने रूपनगर का राजकोष भी लूट लिया। दूसरे ही दिन रूपनगर में राजा रूप सिंह की ओर से डाकुओं को पकड़ने की घोषणा की जा रही थी। नगरवासियों, डाकू सुल्तान सिंह और उसके साथियों को जो कोई जिंदा या मुर्दा बंदी बनाकर लाएगा उसे राजा की ओर से 20,000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी जाएंगी। हर एक राज्य में घोषणा हो रही है डाकुओं के ऊपर। उधर रूपनगर में घोषणा की जा रही थी, इधर शक्ति नगर में सुल्तान सिंह आक्रमण कर रहा था। साथियों, माँ भवानी हमारे साथ है, विजय हमारी ही होगी। साहस से आगे बढ़ो और सारा राजकोष लूट लो। 2 राजू पहले लूट चुके थे, अब शक्ति नगर में भी आक्रमण कर दिया। जय भवानी सच। कुछ ही देर में शक्ति नगर का राजकोष भी लूट चुका था। और इस तरह कुछ ही दिनों में सुल्तान सिंह आसपास के अनेक राज्यों के राजकोष लूट चुका था। राजाओं ने उससे बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन किसी को सफलता नहीं मिली। सुल्तान सिंह का आतंक इतना बढ़ चुका था कि उसका आक्रमण देख सैनिकों उनका मुकाबला करने के बजाय अपनी जान बचाने की कोशिश करने लगते थे। जय भवानी, भागो सुल्तान आ गया। सैनिक लड़ाई छोड़ के भाग रहे हैं जान बचाने के लिए। इधर विशालगढ़ के राजमहल में बांकेलाल राजअतिथि के रूप में ठाठ के दिन गुजार रहा था। बांकेलाल को बचपन से ही शिव का ऐसा वरदान प्राप्त था कि वह किसी का नुकसान पहुंचाने के लिए कोई शरारत करता था तो उसका नुकसान होने के बजाय उल्टा लाभ हो जाता था, और इससे बांकेलाल का सम्मान भी अधिक बढ़ जाता था। शिव के इस वरदान ने ही बांकेलाल को विशालगढ़ के राजा विक्रम सिंह के महल में पहुंचा दिया था। अपने भी क्या किस्मत है, करो बुरा होगा भला, बस एक गड़बड़ हर बार हो जाती है। जिसका नुकसान करता हूँ उससे बहुत लाभ हो जाता है और मुझे थोड़ा होता है, बांकेलाल सोच रहा है। लेकिन इस बार कोई ऐसा चक्कर चलाऊंगा कि योजना की टांग भी ना टूटेगी और मैं माला माल हो जाऊंगा। बस मौका मिलने की देर है। अभी बांकेलाल यह सोच ही रहा था कि तभी, श्रीमान जी आपको महाराज ने बुलाया है। सत्यानाश हो महाराज का, सब मजा खराब कर दिया। ऊंचे ऊंचे गद्दों में कितना मजा आ रहा था। बांकेलाल तो ऐसे ही काम चोर है। महाराज से को हम अभी आते हैं। जब बांकेलाल राजा विक्रम सिंह के पास पहुंचा, आओ बांकेलाल, हम तुम्हें ही याद कर रहे थे। कहिए महाराज, कैसे याद किया आपने? मैं तो हर समय आपकी सेवा करने के लिए तैयार हूँ। अवश्य कोई गड़बड़ है, तभी तो महामंत्री, सेनापति आदि सब यहाँ मौजूद हैं। लगता है यह सब मुझे किसी मुसीबत में फंसाने जा रहे हैं। बांकेलाल को आशंका हो जाता है। बांकेलाल, समीप के राज्य में एक खूंखार डाकू सुल्तान सिंह ने भयंकर तबाही मचा रखी है। वह अपने राज्यों के राजकोष लूट चुका है। महाराज आप बिल्कुल भी चिंता न करें। बांकेलाल कहते हुए हमारे राज्य में कदम भी नहीं रख सकेगा। दूसरे राज दरबारी महाराज से कह रहे हैं। यूं तो बांकेलाल जी, हमने अपने राजकोष को बहुत सुरक्षित कर रखा है, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि आप कुछ ऐसा उपाय करें जिससे राजकोष बिल्कुल सुरक्षित रहे। वह सब तो ठीक है, लेकिन मैं एक बार अपनी आंखों से सुरक्षा व्यवस्था देख लेना चाहता हूँ। बांकेलाल अपना शैतानी दिमाग चला रहे हैं। ठीक है, तुम अभी हमारे साथ चलकर उस सुरक्षा व्यवस्था को देख सकते हो। हम महामंत्री और सेनापति के साथ
तो वहीं चल रहे हैं। फिर बांकेलाल राजा बिक्रम सिंह महामंत्री और सेनापति के साथ राजकोष की सुरक्षा व्यवस्था देखने चले गए। एक लंबा गलियारा पार करने के बाद सब एक विशाल कक्ष में पहुंचे। विशाल कक्ष में पहुंचकर महामंत्री ने अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। फिर उन्होंने एक दूसरे दरवाजे को खटखटाया। खटखट अगले ही पल, अरे ये क्या, कमरे की फर्श तो नीचे की ओर धंस रही है। बहुत अच्छा। फर्श के हटने के बाद विशाल कक्ष का दरवाजा अपने आप खुल गया। चलो, इस दरवाजे में प्रवेश कर एक लंबे गलियारे को पार करते हुए सब विशाल लोहे के दरवाजे पे पहुंचे। अरे यह तो बिल्कुल तिलस्मी कहानियों का महल की तरह बना है। वह दरवाजा कैसे खोले महामंत्री जी? महाराज पूछ रहे। मेरे पाँव के नीचे देखिए महाराज, फर्श के इस टुकड़े को पाँव से 3 बार दबाने से यह लोहे का दरवाजा स्वयं खुल जाएगा। फर्श के टुकड़े को दबाते ही लोहे का दरवाजा खुलता चला गया। ओह, सचमुच बहुत सुरक्षित रखा है खजाना। लेकिन चिंता मत करो, सब बोझ हल्का कर दूंगा। बांकेलाल मन ही मन योजना बनाने लगा। उस दरवाजे को पार कर जब वे अंदर पहुंचे, महाराज इस तालाब के उस पार विशाल कक्ष में राजकोष रखा है और सामने हमारे विशेष सैनिक पहरा दे रहे हैं। लेकिन इस तालाब को पार करके डाकू विशाल कक्ष से राजकोष को लूट सकते हैं। नहीं महाराज, ये संभव नहीं होगा। यह तालाब बहुत गहरा है और फिर इन मांसभक्षी मगरमच्छ को मारकर उस पार पहुंचना बहुत कठिन है। तालाब मांसभक्षी मगरमच्छों से भरा पड़ा है और उस पर पहुंचने से पहले ही हमारी सैनिक विषैले वाहनों से डाकुओं को मारकर बीच में ही डुबो देंगे। लेकिन हम अगर उस विशाल कक्ष में जाना चाहे तो कैसे जा सकते हैं? हम लोग बहुत आसानी से जा सकते हैं। देखिए, यहाँ पर बहुत सी रंग बिरंगी कीलें लगी है। इनमें से ये कील घुमाने से इस तालाब पर पुल बन जाएगा। सारा कुछ मैकेनिज्म बना हुआ है। और फिर उस पुल पर चढ़कर सब विशाल कक्ष के दरवाजे तक पहुंच गए। महामंत्री ने वहां पहरा दे रहे एक सैनिक से कहा, सैनिक दरवाजे का ताला खोल दो। और जैसे ही विशाल कक्ष का दरवाजा खुला, बांकेलाल जल्दी से अंदर जाने लगा। ठहरिए बांकेलाल जी, दरवाजा खुला होने पर भी आप कक्ष में प्रवेश नहीं कर सकते। वाह, क्यों? दरवाजा खुला होने पर तो कोई भी मजे से घूमता हुआ अंदर जा सकता है। नहीं, ऐसा संभव नहीं है। और फिर महामंत्री ने एक सैनिक का भाला लेकर खुले दरवाजे से अंदर की ओर फेंका। भाला अभी हवा में था कि आके लगते उसकी ओर बढ़ी। बाल बच गया, नहीं तो अभी तो राम नाम सिद्ध हो जाता। बांकेलाल सोच रहा है, अगर वो अंदर गया होता तो भाले की जगह वो जल जाता। और कुछ पलों में भाला जलकर भस्म हो गया। फिर दरवाजे पे लगी एक कील को घुमाकर महामंत्री ने विशाल कक्ष में प्रवेश किया। अंदर जाते ही पूरा कक्ष रोशनी से चमक उठा। महाराज, यह सुरक्षा व्यवस्था हमारे राजगुरु सिद्धनाथ ने अपनी तिलस्मी विद्या से की है। सचमुच यहाँ तो हमारी राजकोष पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। आह, इतना विशाल राजकोष, एक बार मैं सारा राजकोष ले जाने में सफल हो जाऊं, फिर देखना मेरी 7 पीढ़ियां मौज ही करेंगी। बांकेलाल, क्या सोच रहे हो? तुमने इस सुरक्षा व्यवस्था के बारे में कुछ नहीं कहा? कुछ नहीं महाराज, सुरक्षा व्यवस्था बहुत ही अच्छी है। और फिर सब वापस लौट चले। लेकिन बांकेलाल कुछ और ही सोच रहा था। इस सारी सुरक्षा व्यवस्था की ऐसे की तैसी ना कर दी तो मेरा भी नाम बांकेलाल नहीं। बांकेलाल शुरू हो गया अपने प्लान बनाने में। उधर दिन प्रतिदिन डाकू सुल्तान सिंह का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा था। दूर दूर के राज्यों के राजा उसके नाम से भयभीत होने लगे। एक दिन अमरपुर में, सेनापति जी, सुल्तान सिंह कभी भी हमारे महल पे आक्रमण कर सकता है। तुमने राजकोष की सुरक्षा के क्या प्रबंध किए हैं? महाराज, मैंने एक ऐसा काम किया है कि अगर सुल्तान सिंह राजकोष वाले भवन की ओर बढ़ा भी तो वह स्वयं हमारे जाल में फंस जाएगा। तुमने ऐसा क्या किया है सेनापति? महाराज, मैंने राजकोष वाले भवन के पास गहरी खाई खुदाकर उस पर घास फूस बिछा दी है। डाकू उस खाई में गिरकर घायल हो जाएंगे तो हम उन्हें आसानी से पकड़ लेंगे। कुछ ही देर बीते कि एक दिन सुल्तान सिंह ने अमरपुर के राजकोष को लूटने के लिए राजमहल पे आक्रमण कर दिया। साथियों, टूट पड़ो इन सैनिकों पर। कुछ ही देर में सारा राजकोष हमारे हाथ में होगा। और फिर कुछ ही देर में सुल्तान सिंह ने द्वार पे खड़े सैनिकों को मारकर राजमहल में प्रवेश किया। लेकिन जब वे राजकोष के भवन के पास पहुंचे, क्या बात है लखन सिंह, राजकोष के भवन के पास मुट्ठी भर सैनिक? अवश्य ही राजा ने राजकोष की सुरक्षा का कोई विशेष प्रबंध किया है। राजकोष के पास राजा ने बहुत कम सैनिक छोड़े थे। इससे सुल्तान सिंह को पता चल गया कि यहाँ कुछ न कुछ झमेला है। सरदार, भवन पर सीधे आक्रमण करने के बजाय हमें 1-2 सिपाही को वहाँ भेजना चाहिए ताकि शत्रु की चाल का पता चल सके। और फिर सुल्तान सिंह ने 2 साथियों को जाने के लिए कहा। वो दोनों अभी भवन की ओर बढ़े ही थे कि आह बचाओ आह। वो दोनों डाकू जैसे ही घोड़े समेत आगे बढ़े तो आगे क्योंकि खाई था और खाई पे घास बिछे हुए थे, दोनों खाई में गिर गए। ओह, तो ये है इनका सुरक्षा प्रबंध। लाखन सिंह, हम भवन को पीछे की ओर से हमला करके राजकोष लूटेंगे। और फिर सुल्तान सिंह ने भवन के पीछे की ओर से जबरदस्त हमला कर दिया। कुछ ही देर में अमरपुर का सारा राजकोष लूट कर ले गया। जंगल के बीच बने अपने गुप्त अड्डे पर पहुंचकर सुल्तान सिंह ने हर बार की तरह लूट का माल बराबर बांट दिया। साथियों, लूट के माल में के 3 हिस्से मेरे, 1 हिस्सा तुम्हारा। अब 1 हिस्से में से आपस में बांट लो तुम सब। ओह, लूट के बटार में फिर बेईमानी। सरदार ने 3 हिस्से ले लिए, 3 हिस्सा खुद ले लेता और 1 हिस्से में बाकी सबको देता है। सुल्तान सिंह ने खुश होते हुए अपने
अपने हिस्से का माल उठाया। हा हा, इतना माल, और दूसरे डाकू कुत्ता कमीना हर बार ज्यादा हिस्सा ले जाता है। नहीं, यह बेईमानी अब नहीं चलने दूंगा। मैं सुल्तान सिंह से बराबर का हिस्सा लूंगा। छोटा ठाकुर, क्या सोच रहे हो? जल्दी से माल का बंटवारा कर दो। जो दूसरा सुल्तान सिंह के बाद जो दूसरा बड़ा डाकू था वो अब गुस्सा हो रहा है सुल्तान सिंह से, जो सारा माल वो हड़प जाता है। लाखन काका, यह बंटवारा मैं नहीं कर सकूंगा, तुम ही सबको बांट दो। और मंगल सिंह दूसरी ओर चला गया। सब डाकुओं को उनका हिस्सा देकर अंत में लाखन सिंह मंगल सिंह के पास पहुंचा। यह लो छोटे ठाकुर, यह तुम्हारा हिस्से का माल है, उधर रख दो। काका, क्या बात है छोटे ठाकुर, सब लोग तो लूट के हिस्से को लेते ही बहुत खुश होते हैं, और एक तुम होगे, तुम्हें कोई खुशी नहीं होती? काका, खुशी तो मुझे भी होती, लेकिन यह लूट का हिस्सा नहीं है, मेरी तरफ फेंका हुआ भीख का एक टुकड़ा है। मैं तुम्हारी बात नहीं समझा छोटे ठाकुर। लखन काका, हिस्से का मतलब सब साथियों में बराबर होता है, लेकिन बेईमानी से दिया गया हिस्सा भीख का टुकड़ा होता है। ओह, अब मैं तुम्हारी बात समझा। तुम ठीक कहते हो छोटे ठाकुर, लेकिन यह बात दूसरे किसी साथी के सामने मत कहना। अगर उसने सरदार से कह दिया तो सरदार तुम्हें बागी कहकर मौत के घाट उतार देगा। मुझे मौत का भय मत दिखाओ लखन काका, अपने अधिकार के लिए मैं मौत से भी टकरा जाऊंगा। वाह छोटे ठाकुर, सचमुच तुम बहुत बहादुर हो। अब वह वक्त आ गया कि मैं तुम्हें राज की वो बात बता दूं जो मैंने वर्षों से छिपा कर रखी है। राज की बात? काका, कौन सी बात छुपा रखी है? यह उस समय की बात है जब तुम्हारे पिता ठाकुर संग्राम सिंह दल के सरदार हुआ करते थे। एक दिन हम मनिकपुर में लूटपाट कर रहे थे कि राजा के सैनिकों ने हमें घेर लिया और बहुत भयंकर युद्ध हुआ। उस दिन हमारे बहुत से साथी मारे गए और फिर हमें सरदार के साथ उस जगह से भागना पड़ा। सुल्तान सिंह भी हमारे साथ था। एक जंगल में सुरक्षित पहुंच गए थे, लेकिन दल का सरदार बनने की लालच में सुल्तान सिंह ने संग्राम सिंह की हत्या कर दी। आह सुल्तान, धोखा। हा, अब मैं सरदार बनूंगा। सुल्तान सिंह ने मार दिया संग्राम सिंह को, और इस तरह सुल्तान सिंह दल का सरदार बन गया। ओह, तो मेरे पिता का हत्यारा यह सुल्तान सिंह है। सुल्तान, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं। ठहरो छोटे ठाकुर, सुल्तान सिंह को मारने का समय अभी नहीं आया है, इसके लिए तुम्हें प्रतीक्षा करनी होगी। नहीं, मैं एक दिन भी प्रतीक्षा नहीं कर सकता। बुद्धि से काम लो छोटे ठाकुर, अभी दल के लोगों को अपने साथ मिलाना है। बंटवारे के नाम पर हम लोगों को सुल्तान सिंह के खिलाफ कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन सुल्तान सिंह का अधिक दिन जीवित रहना मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हें अधिक दिन प्रतीक्षा नहीं करनी होगी। दोनों बात कर रहे हैं। इधर दौलतपुर के राजा धनराज सिंह डाकू सुल्तान सिंह से बेहद भयभीत थे। महाराज, आप बिल्कुल भी चिंता न करें, मैंने राजकोष की सुरक्षा का ऐसा प्रबंध किया है कि सुल्तान सिंह कभी उसकी परछाई भी न छू सकता। नहीं, हमें अब किसी पे विश्वास नहीं होता। उसने अनेक राज्यों के राजकोष को चुटकी बजाते ही लूट लिया है। महाराज, मैं पूरी सेना राजकोष की सुरक्षा पर लगा देता हूँ। नहीं, तब भी शायद हम राजकोष की रक्षा न कर पाएंगे। और फिर कुछ सोचकर राजा धनराज सिंह ने कहा, मंत्री जी, हमने सुना है कि विशालगढ़ के राजा विक्रम सिंह ने अपने राजकोष को बहुत सुरक्षित ढंग से रखा है। हाँ महाराज, हमारे गुप्तचरों ने भी ऐसी सूचना दी है, और अभी तक सुल्तान सिंह ने विशालगढ़ के राजकोष को लूटने की कोशिश भी नहीं की है। शायद वह भी उस राजकोष को लूटने से डरता है। मंत्री जी, मैं सोचता हूँ कि हम भी अपने राजकोष को बहुमूल्य वस्तुएं, हीरा जवाहरात उनके राजकोष में रख दें। राजा विक्रम सिंह हमारे अच्छे मित्र है। आप ठीक सोच रहे हैं महाराज, हमें ऐसा ही करना चाहिए। तो ठीक है, आज ही अपने राजकोष की बहुमूल्य वस्तुएं विशालगढ़ भेजने का प्रबंध करो, लेकिन यह सब काम बहुत होशियारी से होना चाहिए। महाराज, मैं सभी वस्तुएं ऐसे गुप्त ढंग से विशालगढ़ भेजूंगा, किसी को कानो कान भी खबर नहीं होगी। और फिर तीर्थ यात्री के रूप में सैनिकों का एक बहुत बड़ा दल बहुमूल्य वस्तुओं को लेकर विशालगढ़ की ओर रवाना हो गया। और फिर देखते ही देखते अन्य निकटवर्ती राजाओं ने भी गुप्त रूप से अपना राजकोष विशालगढ़ भेज दिया। सबको लग रहा है कि विशालगढ़ का खजाना सुरक्षित है, क्योंकि डाकू सुल्तान सिंह वहाँ पे आक्रमण नहीं कर रहा है, इसलिए सारे राजा अपने खजाने वहाँ पे पहुंचा रहे हैं। राजा विक्रम सिंह अपने दरबार में बैठे थे कि नरसिंहपुर का एक सैनिक उनके सामने पहुंचा। महाराज की जय हो, नरसिंहपुर के राजा रंजन सिंह ने अपना राजकोष सुरक्षित रखने के लिए भेजा है। महामंत्री धर्म सिंह नरसिंहपुर के राजकोष को भी अपने राजकोष के साथ सुरक्षित रख दे। जो आ गया महाराज। और नरसिंहपुर का राजकोष भी विशालगढ़ के राजकोष के साथ रखवा दिया गया। एक दिन महामंत्री, अनेक राज्यों के राजकोष विशालगढ़ पहुंच चुके हैं। अब इन राजकोषों को सुरक्षित रखना हमारी प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है। महाराज, आप बिल्कुल चिंता न करें, हमारा सारा राजकोष पूरी तरह सुरक्षित है। कोई चिड़िया भी यहाँ पंख नहीं मार सकती। चिंता मत करो, एक बार जरा सा मौका लगने दो, सारा बोझ हल्का कर दूंगा। बांकेलाल का दिमाग शुरू हो गया है। और इस बात से बेखबर एक दिन डाकू सुल्तान सिंह ने राजकोष लूटने के लिए नरसिंहपुर की ओर कूच किया। सुना है नरसिंहपुर के राजा के पास हीरे जवाहरातों का बेशकीमती राजकोष है। हाँ सरदार, यह भी सुना है कि उनके पास बहुत अधिक सैनिक भी नहीं है। फिर तो सारा राजकोष बहुत आसानी से हमारे हाथ आ जाएगा। हा हा हा। कुत्ता फिर सारे लूट के माल का 3 हिस्से अपने पास रख लेगा। नरसिंहपुर में राजकोष भवन के पास पहुंचते
हैं सुल्तान सिंह ने हमला बोल दिया। इन थोड़े सैनिकों को पलक झपकते ही मौत के घाट उतार कर मैं सारा राजकोष लूट लूंगा। जय भवानी जय भवानी। डाकू सुल्तान सिंह ने आक्रमण कर दिया, लेकिन जब डाकुओं ने उन सैनिकों को मारना शुरू किया, हमें मत मारो, हम हथियार डाल देते हैं, हम दरवाजा खोल देते हैं, आप सब कुछ ले लो। सैनिकों ने हथियार डाल दिया और खुद ही दरवाजा खोल दिया और सुल्तान सिंह धड़धड़ाता हुआ भीतर प्रविष्ट हुआ। लेकिन जब उसने थोड़ी सी स्वर्ण मुद्राएं के अलावा कुछ भी नहीं मिला तो वह आग बबूला हो उठा। लाखन सिंह, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, सारा राजकोष कहाँ गया? लगता है राजा ने राजकोष को कहीं छिपा दिया है। लाखन सिंह, ऐसा कभी नहीं हुआ कि सुल्तान को खाली हाथ लौटना पड़े। अवश्य ही राजा ने सारा धन कहीं छिपा रखा है। घेर लो साथियों इन सैनिकों को और इनसे पूछो राजा ने सारा राजकोष कहाँ छिपाया है। सरदार, हमें मत मारो, हमें छोड़ दो। महाराज ने सारा राजकोष विशालगढ़ में सुरक्षित रखा है। सैनिकों ने बता दिया कि कैसे महाराज ने राजकोष विशालगढ़ के राजकोष में सुरक्षित रखा है। विशालगढ़? हाँ सरदार, हमारे राजा ने ही नहीं बल्कि दूसरे सभी राजाओं ने भी अपना राजकोष विशालगढ़ में सुरक्षित रख रखा है। वापस चलो साथियों। सभी डाकू वापस लौट पड़े। उस दिन सुल्तान सिंह ने अपने साथियों से कहा, साथियों, आज हमें पहली बार असफलता का मुंह देखना पड़ा है, लेकिन अब हमें एक बहुत बड़ी सफलता भी हाथ लगेगी। हम कुछ ही दिनों में विशालगढ़ पर आक्रमण करके एक साथ बहुत सारे राज्यों का राजकोष लूट लेंगे, लेकिन मैं तुम्हें उस राजकोष को नहीं लेने दूंगा। लाखन सिंह सोच रहा है मनी मन। लेकिन सरदार, हम विशालगढ़ के राजमहल पर आक्रमण करने से पहले वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी अवश्य लेनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जब बहुत सारे राज्यों का राजकोष रखा गया तो अवश्य ही उसकी सुरक्षा की बहुत मजबूती व्यवस्था भी की गई होगी। लाखन सिंह ठीक कह रहे हैं सरदार। ठीक है, कुछ लोग वेश बदल कर विशालगढ़ जाएंगे और राजकोष की सुरक्षा व्यवस्था का पता करेंगे। अगले दिन लाखन सिंह और मंगल सिंह वेश बदल कर विशालगढ़ की ओर चल दिए। उधर विशालगढ़ के राजमहल में राजा विक्रम सिंह गहरी चिंता में डूबे थे। आधी रात बीत चुकी थी, लेकिन विक्रम सिंह को नींद नहीं आ रही थी। निसंदेह महामंत्री ने राजकोष की दृढ़ सुरक्षा की है, लेकिन फिर भी किसी दिन सुल्तान सिंह किसी तरह से सारे राजकोष को लूट के ले जाने में सफल हो गया तो मैं उन राजाओं को धन कैसे लौटाऊंगा? विशालगढ़ की एक ईंट भी बेच दूंगा तो भी उनका राजकोष नहीं लौटा पाऊंगा। मुझे इस राजकोष की अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था करनी होगी। कल सुबह मैं महामंत्री से अधिक सुरक्षा करने के लिए कहूंगा। और अगले दिन सुबह होती राजा विक्रम सिंह ने महामंत्री धर्म सिंह से कहा, महामंत्री, हम चाहते हैं कि विशालगढ़ के और दूसरे राज्यों के राजकोष की अधिक सुरक्षा करने के लिए राजमहल में जगह जगह घंटियां लगा दी जाए, ताकि खतरा होने पर उन घंटियों के बजाते ही विशालगढ़ की पूरी सेना सतर्क होकर उन डाकुओं पर टूट पड़े। महाराज प्लान बना रहे हैं। और बांकेलाल, तुम समय समय पे जाकर राजकोष की व्यवस्था देखा करोगे, ताकि कोई भी गड़बड़ होने पे खतरे की घंटियां बजाकर सेनापति को सूचना दे सको। आप चिंता न करें, मैं एक एक पहर के बाद राजकोष को जाकर देखता रहूंगा। और राजा विक्रम सिंह के पास से वापस लौटते ही बांकेलाल उन राजकोष को उड़ा ले जाने की योजना बनाकर मनी मन खुश हो रहा था। उधर लाखन सिंह और मंगल सिंह ने लौटकर विशालगढ़ की राजकोष के बारे में सुल्तान को बताया। सरदार, उस राजकोष के बारे में राजा विक्रम सिंह के अलावा महामंत्री, सेनापति और एक विशेष व्यक्ति बांकेलाल ही जानते हैं, जो इस समय विशालगढ़ के अतिथि गृह में रह रहे हैं। बांकेलाल? लाखन सिंह, अगर इस बांकेलाल को पकड़ लिया जाए तो हमें राजकोष का सारा रास्ता मालूम हो सकता है। हाँ सरदार, तो फिर देर किस लिए? आज रात ही बांकेलाल को अतिथि गृह से उठवा लिया जाए, हम उससे पूछकर सारा राजकोष लूट लेंगे। लेकिन कुत्ते, इस बार मैं तुम्हें राजकोष नहीं लेने दूंगा। इस बार सारा राजकोष मेरा होगा। लाखन सिंह अलग प्लान बना रहा है, बांकेलाल अलग बना रहा है, सुल्तान सिंह अलग बना रहा है, सब लगे हुए हैं राजकोष लूटने में। और फिर उस रात लाखन सिंह, मंगल सिंह और कुछ डाकू अतिथि गृह पहुंचे। छोटे ठाकुर, मैंने खिड़की में रस्सी का फंदा फंसा दिया है, अब तुम जल्दी से ऊपर चढ़कर बांकेलाल को उठा लाओ। उधर अतिथि गृह में कोमल गद्दों पर लेटे बांकेलाल की आंखों में नींद का नाम नहीं था। उसकी आंखें के सामने विशालगढ़ राजकोष घूम रहा था। और तभी बांकेलाल की आंख खुल गई। कौन है तुम लोग? यहाँ कैसे आए हो? हम तुम्हें लेने आए हैं। अगर तुमने शोर मचाया तो अभी खंजर घोंप देंगे। क्या क्या चाहते हो तुम? मेरे पास कोई राजकोष नहीं है, मैंने राजकोष की चोरी नहीं की है। चुपचाप हमारे साथ चलो, अगर जरा भी बोले तो गर्दन अलग कर दूंगा। और फिर रस्सी के सहारे नीचे उतरकर डाकू बांकेलाल को जंगल में ले गए। अभी राजकोष मेरे हाथ भी नहीं लगा और ये डाकू मेरे पीछे लग गए। हे बजरंगबली, मेरी रक्षा करना। जय हनुमान। अब बांकेलाल डर रहा है। कुछ देर में उन डाकुओं ने बांकेलाल के सुल्तान के सामने पेश किया। सरदार, यह बांकेलाल है, इससे उस राजकोष की सुरक्षा के बारे में सब कुछ पता है। अरे बाप रे, कहाँ फंस गया? अब बांकेलाल को पता चल रहा है। बहुत अच्छा बांकेलाल, हमें उस राजकोष के बारे में सब कुछ सच सच बता दो, नहीं तो हम तुम्हारी खूबसूरत सिर धड़ से अलग कर देंगे। जब बांकेलाल कुछ नहीं बोला तो बोलो बांकेलाल, राजा विक्रम सिंह ने राजकोष की सुरक्षा में क्या प्रबंध किया है? मुझे कुछ नहीं मालूम, महाराज ने मुझे नहीं बताया। बांकेलाल झूठ बोल रहा है। अच्छा, तो तुम ऐसे नहीं मानोगे? लाखन सिंह, बांकेलाल के हाथ काट दो। है मेरे प्यारे प्यारे हाथ। सरदार, बताता हूँ, अभी बताता हूँ, पहले यह वादा करो कि आप मेरे हाथ नहीं काटोगे। हाथ कट जाएगा तो मैं हलवा पूरी मिठाई कैसे खाऊंगा? फिर बांकेलाल ने डरते डरते सारी सुरक्षा व्यवस्था सुल्तान सिंह को बता दी। लेकिन सरदार, आप मेरी सहायता के बिना उस राजकोष तक नहीं पहुँच सकोगे। अगर आप मेरी सहायता चाहते हो तो मुझे लूट के माल में
से आधा हिस्सा देना होगा। बांकेलाल, तुम सुल्तान सिंह से आधा हिस्सा मांग रहे हो? हम तुम्हारी जबान काट लेंगे। सोच लो सरदार, अगर आपने मेरी जुबान काट दी तो राजकोष तक पहुंचने की जानकारी कौन देगा? बहुत चालाक मालूम होता है यह। एक बार राजकोष मेरे हाथ लग जाए फिर सारी चालाकी निकाल दूंगा, सुल्तान सिंह मन ही मन सोचता है। अच्छा बांकेलाल, मैं तुम्हें राजकोष का 10वां हिस्सा दूंगा, लेकिन अब भी तुमने इनकार किया तो अभी तुम्हारी गर्दन अलग कर दूंगा। अरे बाप रे बेटा बांके, जो मिल रहा है चुपचाप ले ले, यहाँ तो गर्दन भी धड़ से अलग होती दिखाई पड़ रही है। सरदार, मुझे आपकी बात मंजूर है। बांकेलाल तैयार हो जाता है। ठीक है, तो राजकोष लूटने के बाद तुम्हारा हिस्सा नगर के बाहर शिव के पुराने मंदिर में पहुंचा देंगे। राजकोष की सुरक्षा के बारे में बांकेलाल ने सारी बातें पूछकर सुल्तान सिंह ने उसे फिर विशालगढ़ पहुंचा दिया। सुल्तान सिंह की बताई गई योजना के अनुसार अगली रात बांकेलाल ने महल में लगी घंटियों की रस्सियों को काट दिया। यह रस्सी भी कट गई। अब न रहेगी रस्सी, न बजेगा घंटी। सेना को राजकोष लूटने का भी पता नहीं चलेगा। हे भगवान, यदि सुल्तान सिंह राजकोष लूटने में सफल हो गया तो मैं अपने हिस्से के तेरे मंदिर में चांदी का दीपक जलाऊंगा। रात के दूसरे पहर ही सुल्तान सिंह ने राजकोष पर चुपचाप आक्रमण कर दिया और राजमहल के दरवाजे पे खड़े सैनिकों को मारकर सुल्तान सिंह ने भीतर प्रवेश किया। और डाकू आ गए, तुरंत खतरे की घंटियां बजाओ। अरे घंटियां तो बजती नहीं, रस्सियां कटी हुई है। बांकेलाल ने पहले ही रस्सियां काट दी थी और फिर कुछ ही देर में सुल्तान सिंह अपने साथियों के साथ तालाब के किनारे पहुंच गया। सरदार, अब इस तालाब को कैसे पार करेंगे? इस तालाब में तो भयंकर मगरमच्छ तैर रहे हैं। ठहरो लाखन सिंह, बांकेलाल ने हमें किसी कील के घुमाने के लिए कहा था। हाँ याद आया, वो यह रही कीलें। यही है वो कील जिसे घुमाने से यह पुल बन जाएगा। और फिर सुल्तान सिंह ने कील घुमाते ही तालाब पर एक पुल बन गया। पुल द्वारा तालाब के पार पहुंचकर सुल्तान सिंह विशाल कक्ष के सामने पहुंचा। पलक झपकती ही डाकुओं ने द्वार पर खड़े सैनिकों को मारकर विशाल कक्ष का द्वार खोल दिया। अभी कुछ डाकुओं ने भीतर प्रवेश किया ही था कि मैं जल गया, बचाओ। जो भी अंदर गए, गेट खुलते ही वो सब जल गए। ठहरो साथियों, आगे मत बढ़ो, यह दरवाजा नहीं मौत का कुआं है। तभी सुल्तान सिंह ने कुछ सोचा। यहाँ पर बांकेलाल ने कोई चीज घुमाने के लिए कहा था। हाँ, वह रही कील, मैं उसे अभी घुमाता हूँ। बांकेलाल द्वारा बताई गई कील को घुमाकर सुल्तान सिंह ने तिलस्मी आग को बंद कर दिया। साथियों, अब तुम सब निडर होकर अंदर जा सकते हो। फिर तो सभी डाकू राजकोष पे लूट पड़े। साथियों, सारा राजकोष उठा लो, जल्दी उठाओ। इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं, इतने हीरे जवाहरात मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखे। मैं तो बस हीरे ही हीरे उठाऊंगा। और फिर सारा राजकोष लूटकर सुल्तान सिंह वहां से निकल गया। और जब राजा विक्रम सिंह को कुछ सैनिकों ने राजकोष लूट जाने की सूचना दी, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। यदि डाकुओं ने हमला किया था तो घंटियां क्यों नहीं बजाई गई? महाराज, हमने घंटियां बजाने की बहुत कोशिश की, लेकिन लगता है किसी ने पहले से ही घंटियों की रस्सी काट दी थी। घंटियों का रस्सियां काट दी थी, लेकिन किसने? महामंत्री, तुम उस नमक हराम का पता करो, हम उसे फांसी की सजा देंगे। महाराज, घंटियों की रस्सी काटने वाला अवश्य कोई महल का आदमी होगा। फांसी? बाप रे, मुझे अभी खिसक कर शिव के पुराने मंदिर में पहुंचना चाहिए। अगर राजा को पता चल गया तो? बांकेलाल डर रहा है। और तभी राजा विक्रम सिंह ने सेनापति से कहा, सेनापति, तुरंत सेना को आदेश दो कि वो डाकुओं का पीछा करे, देश विदेश के कोना कोना छान मारे। मुझे सुल्तान सिंह जिंदा या मुर्दा चाहिए। महाराज, मैं पहले ही उन डाकुओं की तलाश में सेना भेज चुका हूँ। राजा विक्रम सिंह ने सेनापति से बातें करता देख बांकेलाल खिसकने लगा। लेकिन तभी, बांकेलाल, तुम ऐसे चुपचाप से कहाँ जा रहे हो? मारे गए। महाराज, मैं अपने तरीके से उन डाकुओं को पकड़ने जा रहा हूँ। शाबाश बांकेलाल, हमें तुमसे यही आशा थी। बांकेलाल जल्दी जल्दी वहाँ से चल दिए। बच गए, नहीं तो राजा अभी पकड़ लेता। चलो बेटा बांकेलाल, भाग लो यहाँ से, सिर पर पांव रखकर। और बांकेलाल भाग लिया वहाँ से। उधर विशालगढ़ में पुराने शिव मंदिर में, साथियों, आज के लूट के माल के 3 हिस्सा मैं लेता हूँ और 1/4 हिस्से का तुम सब आपस में बांट लो। बांकेलाल को कुछ नहीं मिलेगा, मैं उसे आते ही कत्ल कर दूंगा। ठहरो सरदार, इस बार लूट के माल में सबको बराबर हिस्सा देना होगा, मंगल सिंह ने लाखन सिंह से कहा। मंगल सिंह, जानते हो तुम क्या कह रहे हो? सरदार, मैं अपना हक मांग रहा हूँ और अपना हक मांगना कोई अपराध नहीं है। वो लगता है मंगल सिंह की मौत आई है। बाकी डाकू सोच रहे हैं, खामोश गुस्ताख, हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, तुम बागी हो गए हो। साथियों, मंगल सिंह की बगावत की सजा दो। सुल्तान सिंह के आदेश पाते ही कुछ डाकू मंगल सिंह की ओर बढ़े, लेकिन तभी, खबरदार, कोई मंगल सिंह का हाथ नहीं लगाएगा, वह ठीक कह रहा है, हम सबको बराबर हिस्सा मिलना चाहिए। बाकी डाकू मंगल सिंह के पक्ष में आ गए। हाँ, हमें बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए। साथियों, यह सब बागी हो गए, इन सबको मौत के घाट उतार दो। सुल्तान सिंह, मुझे भी आज तुमसे अपने पिता की हत्या का बदला लेना है। और फिर सब डाकू एक दूसरे पे टूट पड़े। कुछ ही देर में बहुत से डाकू मारे गए। तभी घायल मंगल सिंह ने सुल्तान सिंह के पेट में तलवार घोंप दी। मर गया। और मंगल सिंह ने अपने पिता की हत्या का बदला ले लिया। घायल मंगल सिंह भी गिरकर मर गया। सारे डाकू मारे गए, कोई नहीं बचा। जब बांकेलाल वहाँ पहुंचा, लगभग सभी डाकू लड़कर मर चुके थे। कुछ घायल डाकू तड़प रहे थे। अरे वाह ऊपर वाले, आज तो तूने पूरा छप्पर फाड़ कर ही खजाना दे दिया। बांकेलाल, मेरे पेट से यह तलवार निकाल दो। लाखन सिंह कराह रहा है। पानी। लेकिन जैसे ही बांकेलाल ने सुल्तान सिंह के पेट से तलवार खींची, तभी महाराज वह रहे अपने बांकेलाल जी। शायद उन्होंने अकेले ही सारे डाकुओं
डाकुओं को मार डाला। उसी समय महाराज सैनिकों सहित वहां पहुंच जाते हैं। बांकेलाल, तुम बहुत बहादुर हो, हम तुम्हें बहुत इनाम देंगे, तुमने सारा राजकोष बचाकर हमें अपमानित होने से बचा लिया। अरे फिर मर गए बेटा बांकेलाल, अगर यह सब थोड़ी देर ना आते तो आज सारा राजकोष ही तेरा होता। आज तो इन्होंने योजना की नहीं, तेरी भी टांग तोड़ दी। बांकेलाल फिर से निराश हो गया। जब बांकेलाल राजा विक्रम सिंह के साथ वापस लौटा तो नगर के लोग उसकी जय जयकार कर रहे थे, लेकिन बांकेलाल कुछ और ही सोच रहा था। बांकेलाल की जय हो, बांकेलाल अमर रहे, मेरा बेड़ा गर्क हो गया और यह सब मेरी जय बोल रहे हैं। हाय, सारा राजकोष मुझे मिल गया होता, मैं भी राजा बन गया होता। दोस्तों, यह कहानी यही समाप्त होती है। हर बार की तरह इस बार भी बांकेलाल ने कुछ उल्टा करने की सोचा, लेकिन उससे लोगों का जिसके बारे में उसने उल्टा सोचा भला ही हो गया। दोस्तों, बांकेलाल की कहानी अगर आपको पसंद आ रही हो, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।